जय हिंद दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जीएसटी क्लासेस के अंदर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करते हैं। सर रिवाइज आप हर बार कराते हो, ऐसा क्यों सर? बच्चों रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। रिवीजन इज की। रिवीजन में आपको पिछला याद रहना जरूरी है। अब देखिए सेक्शन 9, हम चार्ज का चैप्टर कर रहे हैं। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्या कहता है भैया? मैक्सिमम जीएसटी का रेट 20% हो सकता है। 9 सब सेक्शन 2 क्या कहता है भैया? कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी से बाहर है, जो इसमें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन्होंने बाहर किया हुआ है, इसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन्होंने बाहर किए हुए हैं। 9 सब सेक्शन 3 में आरसीएम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बहुत है। 9(4) के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप परचेज कर रहे हो तो उस पर रिवर्स चार्ज की बात करता है। 9 सब सेक्शन 3 के अंदर सर्विसेज की नोटिफिकेशन है 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, जिसमें सर्विसेज को जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज में डाला हुआ है। 9 सब सेक्शन 5 के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कुछ सर्विसेज दे रहे हो तो उस पे आरसीएम की हम बात करते हैं। ठीक है जी। अब कुछ गुड्स के ऊपर जीएसटी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। मैंने बुक में दिया हुआ है, एक ही नोटिफिकेशन है, उसी के अंदर कैशू वगैरह कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। फिर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर अब क्या क्या लिखा हुआ है वो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, और पिछली 2-3 क्लासों से हमारा वही चल रहा था। सबसे पहले था गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट सर्विस। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट सर्विस में क्या था दोस्तों? गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के पास दो ऑप्शन थी, या तो वो खुद 12% जीएसटी लगाए, या वो कुछ भी जीएसटी ना लगाए। और सामने वाला बंदा कौन? जो रजिस्टर्ड होगा, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। भैया आपने अब रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराओ और इनपुट ले लो। ट्रांसपोर्टर की कोई भड़क नहीं है, ट्रांसपोर्टर जीएसटी नहीं लगाएगा। अगर ट्रांसपोर्टर को जीएसटी लगाना है, अपने इनपुट और इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विस का इनपुट लेना है, जीएसटी इनपुट लेना है, तो उसको 12% जीएसटी अपनी सभी सेल पे लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। एक ये लाइन हमें हमेशा मिलेगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है भैया हम खुद जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा नहीं कराएंगे। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज व्हिच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51। फिर जीटीए के पास 12% जीएसटी जमा कराने की ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज की, या फिर 5% विदाउट आईटीसी टू जीटीए। विदाउट आईटीसी जीटीए को नहीं मिलेगी। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो दिस इज एग्जाम्प्ट अंडर एंट्री 21A। नोटिफाइड पर्सन को दे रहा है, आरसीएम इज एप्लीकेबल। नोटिफाइड पर्सन कौन? जो रजिस्टर्ड ही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो चाहे जीएसटी नंबर लिया हो या नहीं लिया हो, लेकिन उनका स्टेटस एज ए पर्सन, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, सोसाइटी वगैरह है तो। चलिए जी, इसके बाद हम आगे बढ़े थे लीगल सर्विसेज के अंदर। एडवोकेट 3 तरीके के थे जी। कौन सा? इंडिविजुअल एडवोकेट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। उसके साथ हमने एग्जाम्पशंस भी कवर करी थी। सीनियर एडवोकेट अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट से या इंडिविजुअल एडवोकेट से कोई सर्विसेज दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज इन फॉलोइंग केसेस, इफ सर्विस प्रोवाइडर और रिसीवर इज सीनियर एडवोकेट, एफसीएम विल अप्लाई। इफ रिसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड टेरिटरी तो भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, लेकिन वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा दोस्तों। कैसे? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आप डॉलर से रिसीव करके दिखा देना। ठीक है जी। इसमें भी आरसीएम था। आरसीएम किस में था? अगर आप बिजनेस एंटिटी, अगर कोई बिजनेस एंटिटी सर्विसेज ले रही है तो आरसीएम एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो वो एग्जम्पशन में काउंट होता है। और 20 लाख से कम अगर आपका टर्नओवर है तो आपको आरसीएम में जीएसटी नहीं देना, चाहे आप बिजनेस एंटिटी ही क्यों ना हो। अब आप समझ पा रहे हो दोस्तों, इसको एग्जम्पशन के साथ पढ़ना क्यों जरूरी है। पेपर में क्वेश्चन आया, एक बंदे का टर्नओवर 10 लाख रुपए है और वो एडवोकेट की सर्विसेज ले रहा है, क्या रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? आपने कहना आंसर इज नो, क्योंकि उसका टर्नओवर ही 20 लाख से कम है। अगला था आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल, सिंपल था। स्पॉन्सरशिप, ये भी सिंपल था। स्पॉन्सर्स को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना। गवर्नमेंट सर्विसेज, ये थोड़ा ट्रिकी था। इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? 3 तरीके की स्पेसिफाइड सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, एयरक्राफ्ट और वेसल की, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स की। अगर ये 3 सर्विस है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा हमेशा। गवर्नमेंट ने कहा भैया इनके ऊपर हम जीएसटी लेंगे, चाहे बिजनेस एंटिटी हो चाहे कुछ मर्जी हो आपका स्टेटस, हम जीएसटी लेंगे ही लेंगे, अपने आप जमा कराते रहेंगे, आपकी भड़क नहीं है। बाकी सब सर्विसेज के ऊपर अगर वो बिजनेस एंटिटी को दी जाती है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। रेंटिंग ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड हो
ओनली तभी रिवर्स चार्ज में जीएसटी आपको देना है, सिर्फ अगर आपने गवर्नमेंट को रेंटल की पेमेंट कर रहे हो और आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप रेंट पे दे रहे हो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जिसके पास जीएसटी नंबर ऑलरेडी है तो रिवर्स चार्ज लगेगा और रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी रिवर्स चार्ज में देके इनपुट लेना है। डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और सिटिंग फीस लेता है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, कंपनी जीएसटी जमा कराएगी और इनपुट ले लेगी। इंश्योरेंस एजेंट में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, रिकवरी एजेंट में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हम इतने सारे रिकवरी एजेंट को नहीं पकड़ सकते, हम सिलेक्टेड रिवर्स बंदों को पकड़ लेते हैं जैसे कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उन्हीं को कहते हैं भैया जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराओ और इनपुट ले लो। लेकिन एक बैंकिंग कंपनी के लिए सबसे बड़ी हेडेक है क्योंकि उसकी आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सर्विसेज की वजह से उसको गवर्नमेंट ने फ्लैट 50% का इनपुट ही अलाउ किया हुआ है, मतलब वो बेचारा 18% रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा भी कराएगा तो भी 9% का इनपुट ले पाएगा। कॉपीराइट सर्विसेज, म्यूजिक कंपोजर कंपनी है तो म्यूजिक कंपोजर सप्लायर है, रिसिपिएंट को जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना है यानी कि म्यूजिक कंपनी को। ऑथर के केस में भी रिवर्स चार्ज है लेकिन डीवी से बचने के 101 अचूक उपाय याद रखना, उसके अंदर फॉरवर्ड चार्ज भी लग सकता है। अगर आप चाहो कि भैया नहीं ऑथर की सर्विसेज पे मुझे जीएसटी खुद देना है और मैं सारी कंप्लायंसेस करने को तैयार हूं तो पब्लिशर को जीएसटी नहीं लगाने की जरूरत, मैं अपने खर्चों का इनपुट लूंगा और जीएसटी भी जमा कराऊंगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसके बाद ओवरसीज कमेटी सर्विसेज, सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, इसके ऊपर दोस्तों एक एग्जेम्पशन है, अगर आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स या फैसिलिटेटर रूरल एरिया में सर्विसेज दे रहे हैं तो कोई जीएसटी नहीं है। आइए एक बार वो एग्जेम्पशन और कवर कर लेते हैं, और रह गई लास्ट क्लास में, मैं भूल गया सर, आप भूल भी जाते हो, हाँ बच्चों मैं भी इंसान हूं, भूल गया। सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज, बिजनेस फैसिलिटेटर और ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू ए बैंकिंग कंपनी, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर ने, ये हम नोटिफिकेशन 6.39 पेज पे है दोस्तों, बिजनेस फैसिलिटेटर एंट्री नंबर 39 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, business facilitator or a business correspondent to a banking company with respect to accounts in its rural area branch। ठीक है जी, रूरल एरिया ब्रांच के अंदर अगर बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने बैंकिंग कंपनी को सर्विस दी तो दैट इज एग्जेम्प्ट, मतलब उसके ऊपर जीएसटी ही नहीं है। अब सोचो दोस्तों बैंक के लिए क्यों फायदेमंद है ये, बेटा पहले 18% जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराते, इनपुट 9% मिलता, 50% रिवर्सल था सेक्शन 17(4) में। ठीक है जी, following persons, any person as an intermediary to a business facilitator or a business correspondent with respect to the services mentioned in entry A, अगर कोई इंटरमीडियरी है टू ए बिजनेस फैसिलिटेटर के साथ और ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। बिजनेस फैसिलिटेटर और ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया, अगर इंश्योरेंस कंपनी भी है और इंश्योरेंस एजेंट रूरल एरिया में सर्विसेज दे रहा है तो दैट इज एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। ठीक है जी, इसको एक बार मैं आपको नीचे दिखा देता हूं, हमने एक छोटा सा चार्ट भी बनाया हुआ है इसका, ये रहा। बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दी इन रूरल एरिया ब्रांच तो दैट इज एग्जेम्प्ट। एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने सर्विसेज दी किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ठीक है दोस्तों, तो बिजनेस फैसिलिटेटर अगर अर्बन एरिया में ही सर्विसेज दे रहा है तो ही जीएसटी रिवर्स चार्ज में बैंकिंग कंपनी को जमा कराना है और इनपुट लेना है कितना, 50%, क्योंकि 100% तो बेचारे को मिलता ही नहीं। चलिए जी, ये हो गया। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के अंदर भी बैंक को जीएसटी जमा कराना है जी। ठीक है जी, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में भी बैंक को जमा कराना है। ठीक है जी, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में बोरोवर को जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज। सर सिक्योरिटी सर्विसेज पे भी रिवर्स चार्ज है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया देखो रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब सिक्योरिटी देने वाली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ना हो। देखो इसको समझते हैं इजी भाषा में, सिक्योरिटी सर्विसेज।
कब लगेगा फॉरवर्ड चार्ज, कब लगेगा रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज कब लगेगा, जब आपकी सिक्योरिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर सिक्योरिटी कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा। आरसीएम कब लगेगा, जब सिक्योरिटी कंपनी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, मतलब अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। मतलब अगर सिक्योरिटी कंपनी का स्टेटस पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है, और भी कोई है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया सिक्योरिटी कंपनी का स्टेटस। आइए पढ़ते हैं अब एक बार। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। सप्लायर कौन होगा, मतलब सिक्योरिटी कंपनी का स्टेटस क्या होगा, एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिक्योरिटी की कंपनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज में चले जाओगे। द मोमेंट आपकी सिक्योरिटी की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और सिक्योरिटी कंपनी को ही जीएसटी लेना है और जमा कराना है। रिसिपिएंट कौन होगा, ए रजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास भी जीएसटी नंबर है, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब रिसिपिएंट चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, इंडिविजुअल हो, कुछ भी हो, अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी रिवर्स चार्ज में उसको जमा करा के इनपुट लेना है। हाउएवर गवर्नमेंट ने कहा भैया हमको बख्श देना, क्लियर बता रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है भैया अगर हमारे ये 3 तरीके के स्पेसिफाइड चीजें हैं, अगर हम लोग इस तरीके से हैं तो हमसे जीएसटी रिवर्स चार्ज में नहीं लिया जाएगा। क्या, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसीज व्हिच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 एंड ए रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया, फटाफट दिमाग लगाओ। कंपोजिशन स्कीम आएगा, अभी टॉपिक इसी चैप्टर में आएगा, चलिए वहां कवर करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में वहां याद आना चाहिए आपको, सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर लिखा हुआ था कंपोजिशन स्कीम पे हम नहीं रिवर्स चार्ज लेंगे, दैट आर एग्जिटेड, मतलब उनको बाहर कर दिया गया। अच्छा जी, अब सिक्योरिटी सर्विसेज में शॉर्ट में करते हैं। आरसीएम ओनली इन फॉलोइंग केसेस, सर्विसेज सप्लाइड ओनली बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। सिक्योरिटी पर्सनल की बात हो रही है ओनली, हाउसकीपिंग की बात हो रही है नो। रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भैया कंपनी का, प्रोप्राइटर इंडिविजुअल पार्टनरशिप का। सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब सप्लायर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी हो सकता है, पर बॉडी कॉर्पोरेट अगर होगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगा देंगे भैया। इफ सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। इफ सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लाइड बाय अदर वेज, एग्जांपल डॉग स्नाइपर, सीसीटीवी, अगर इस तरीके की भी कुछ सर्विसेज दी जा रही है तो भैया जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, चाहे हमारा सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज बॉडी कॉर्पोरेट हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। रिसिपिएंट इज, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ध्यान से अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने सिक्योरिटी की सर्विसेज दी किसी के घर पे, क्या जीएसटी लगेगा? सर इज यस, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड, that person is not registered person in the taxable territory, he is an unregistered person, registered person under section 10, this is composition scheme, इसको हम करेंगे अभी। registered person but central government state government registered only for TDS, तो कोई जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, लेकिन दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, मैं दिखा दूंगा आपको वो कैसे एग्जेम्प्ट है, मेरे ख्याल से वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन चेक करनी पड़ेगी, करेंगे चेक साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जम्पशन इसके साथ मैं कवर करना चाहूंगा सिक्योरिटी के साथ, वो क्या है सर, आइए ना देखते हैं ना साथ में। चलिए जी, एक एंट्री नंबर 66 है, पेज नंबर 6.13 पर, एग्जम्पशंस के चैप्टर पे हम दोबारा जंप कर रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टू, क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया भैया, प्लीज नोट
बाय 2। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की हम बात कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये तो है हमारी आउटपुट सर्विस। बाय हमने प्रोवाइड करी, हमने रिसीव करी इनपुट सर्विस। ठीक है दोस्तों, प्लीज नोट, पेपर में बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन करने नहीं देनी, पहले स्टेप पे कंफ्यूजन दूर करो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। अपने स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को क्या सर्विसेज देते हैं वो, जैसे कि एजुकेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, आपसे स्कूल फीस ले रहे हैं, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। हाँ सर, स्कूल फीस के ऊपर तो कोई जीएसटी नहीं है। बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। आपने एंट्रेंस फीस लेके किसी का एंट्रेंस का एग्जाम कराया, उसके ऊपर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कोई जीएसटी ना तो लेना है और ना जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराना है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। अब दोबारा ध्यान से देखो, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी स्कूल अपने एंड पे भी प्रोवाइड कर सकता है। कैसे? स्कूल ने बसें खरीद ली, ठीक है जी, स्कूल ने बसें खरीद ली और बच्चों को छोड़ने के लिए उनको यूज करने लगे, ड्राइवर रख लिया सैलरी पे। दूसरा ऑप्शन क्या है स्कूल के पास? उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्रांसपोर्टेशन वाले से बात कर ली, भैया हर महीने हमारे बच्चे यहाँ से पिक करने हैं, यहाँ स्कूल छोड़ने हैं और इस टाइम पे वापस घर छोड़ना है, मंथली खर्चा बताओ। तो बोला अच्छा मंथली खर्चा, भाई मेरे को डेली का इतने का पेट्रोल लगेगा, अच्छा एक काम करो, मेरे को डेली हर महीने का 50,000 रुपये महीना या 1 लाख रुपये महीना पर बस देना शुरू कर दो। जीएसटी डिपार्टमेंट आया, बेटा जीएसटी, वो हमारा स्टूडेंट था, उसने हमारी क्लास ले रखी थी बच्चों, उसने कहा भाई साहब सर्विसेज प्रोवाइडेड टू लिखा है, बाय नहीं लिखा। टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स की फैसिलिटी दे रहे हो तो सामने वाले बंदे ने अगर स्कूल को बिल करना है तो वो भी जीएसटी नहीं लगाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो भी जीएसटी नहीं लगाएगा। केटरिंग वाला स्कूल को जीएसटी नहीं लगाएगा, इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील्स स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग वाला भी जीएसटी नहीं लगाएगा। आ गया पॉइंट अपना सिक्योरिटी सर्विसेज से लिंक। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आज अनरिलेटेड चीज क्यों करा रहे हैं? बेटा सिक्योरिटी के लिए और हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है। किसके लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। उसकी डेफिनेशन पे भी आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन है वो भी जानना जरूरी है। सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, कोई एडमिशन वगैरह के लिए अगर कुछ है तो। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स। अगर ये 5 सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दी जा रही है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दिया जा रहा है, बच्चों के लिए बात नहीं हो रही भैया। एक तो ये हो गया मैंने ऑनलाइन जर्नल बच्चे को दिया, एक मैंने स्कूल को दिया या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दिया। यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो रही है बात, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, एडमिशन, ऑनलाइन जर्नल्स। अब ये तो हो गया बहुत इजी सा। अब थोड़ा सा रायता मचाया जाए। बूंदी का खाना है क्या खीरे का खाना है? आइए आज रायता दोनों का मिक्स कर देते हैं, ठीक है। नहीं सर हमें तो मिक्स वाला चाहिए सर, जैसे प्याज टमाटर डलते हैं। चलिए आइए आज मिक्स कर देते हैं। देखिए इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन क्या है। 3 तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये कवर करती है नोटिफिकेशन में। मीन्स एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, 12th क्लास तक, अप टू 12th क्लास तक। जो भी सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड स्कूल, कोई भी स्कूल के कवर्ड है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड है किसी भी बोर्ड से, they all are covered in the first entry, preschool education and education up to higher secondary school or equivalent. Education as a part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force.
जैसे IITs, IIMs, हमारा CA इंस्टीट्यूट भी इसी में फॉलो करेगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। 3 पार्ट हो गए जी। ठीक है जी। फर्स्ट तो प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। सेकंड पॉइंट, ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। थर्ड पॉइंट, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स किस तरीके के होते हैं ये भी देख लीजिए। ए कोर्स रन बाय ITI ITC affiliated to the National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training offering courses in designated trades notified under the Apprentices Act 1961 और ए मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट बेसिकली जो कोर्सेज हैं वो ये कवर करता है। ठीक है जी। अब मैं दोबारा आता हूं अपनी नोटिफिकेशन के ऊपर। अब 3 तरीके के स्कूल्स आपको, 3 तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको पता चल गया। हाउएवर नथिंग कंटेन इन 1, 2 and 3 1, 2 and 3 1, 2 and 3 ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और सिक्योरिटी shall apply to an educational institution other than the institution, मतलब इसके अलावा प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, मतलब अगर आप प्री स्कूल एजुकेशन को दे रहे हो तो ये 3 पॉइंट की एग्जम्पशन मिलेगी। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप प्री स्कूल एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं हो, मतलब आप अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स हो या क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ हो, तो ये 3 एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेंगी। कौन कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, केटरिंग, सिक्योरिटी। ये तीनों एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेंगी। ओ माय गॉड। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, जो ये 5th पॉइंट है ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, ये स्कूल्स के लिए रेलिवेंट है? स्कूल में बच्चे किताब नहीं पढ़ते, ऑनलाइन जर्नल पढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा भैया स्कूल्स में हमें पता है ऑनलाइन जर्नल का कोई काम नहीं है, इसलिए ऑनलाइन जर्नल हम स्कूल्स में भी अलाउ नहीं करेंगे एज एन एग्जम्पशन। आइए, however nothing contained in sub item 5 of B shall apply to an institution providing services by way of प्री स्कूल एजुकेशन को ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स को भी हम नहीं देंगे, सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स को ऑनलाइन जर्नल्स की एग्जम्पशन है। सर इतने गंदे तरीके से क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे समझें लॉ को। हम चाहते हैं आप समझो लॉ को। आओ जरा अब इसको एक छोटे से चार्ट से आपको इजी कर देते हैं आपके लिए, नहीं तो आज प्रेशर कुकर बन जाएगा दिमाग। हाँ सर आप ठीक कह रहे हो बात। ये लो जी, एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइडिंग। अब घोटे मारने वाले बच्चे कृपया ध्यान दें, घोटा मारना है तो आइए। एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट में किस किस की डिडक्शन मिलेगी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, इसकी मिल जाएगी जी। 3 पॉइंट स्टार्टिंग के तो अलाउड ही है, स्कूल्स में अपने ने पढ़ा था। केटरिंग वाला हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो तो सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। देखो एग्जामिनेशन वाला तो सभी में ही आएगा, आपको पता है क्यों आएगा? एग्जामिनेशन वाला तो सभी में आएगा क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हम 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट सर्विस की। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, ये सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन वो वाले में आएगा आपका, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन CA वगैरह वाले में। ठीक है बच्चों। एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स में क्या क्या आएगा जी? एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन ओनली। और एग्जाम्ड आउटपुट सर्विस शुरू की दोनों वो सबको अवेलेबल है। कौन कौन सी? जो एक तो स्कूल फीस, कॉलेज फीस, जो भी फीस होगी वो सबको अलाउड है। ठीक है जी। to its students, faculty and staff by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fees। जो entrance fees मिलती है, स्कूल हो चाहे अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स CA हो, चाहे अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्स हो, सभी को अगर उन्होंने स्कूल फीस, कॉलेज फीस, कोर्स फीस ली है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए फीस ली है, दैट इज टोटली एग्जम्प्ट। वो हर एक इंस्टीट्यूट के लिए एग्जम्प्ट है, लेकिन दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। वो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है जी।
आउटपुट तो सबका एग्जाम्प्ट है, एग्जामिनेशन ये देखिए एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये सबके लिए एग्जाम्प्ट है, दैट इज ऑल्सो इनपुट। मतलब एग्जामिनेशन के कंडक्ट के लिए क्या क्या खर्चा हो सकता है, अच्छा दिमाग लगाइए बच्चों। सब प्रिंटिंग ऑफ रोल नंबर्स एक एग्जाम्पल, रोल नंबर्स प्रिंट करने वाला जो रोल नंबर प्रिंट करके देगा वो जीएसटी नहीं लगाएगा। हाँ सर बात तो सही है, एग्जामिनेशन के लिए आउटपुट भी एग्जाम्प्ट है, इनपुट भी एग्जाम्प्ट है। और सिक्योरिटी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन और केटरिंग सिर्फ और सिर्फ 12वीं तक एग्जाम्प्ट है भैया। प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, हम नहीं छोड़ेंगे जीएसटी सिक्योरिटी पे, ठीक है जी। ओके सर जी, अब हम थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं इसको। तो सिक्योरिटी सर्विसेज अगर स्कूल कॉलेजेस स्कूल्स को दी जा रही है अप टू 12th, दैट इज एग्जाम्प्ट। ना तो सिक्योरिटी कंपनी को कोई जीएसटी देना है, ना ही स्कूल को जीएसटी देना है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, मेरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिक्योरिटी, मैं फॉरवर्ड चार्ज में फॉल करता हूं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में फॉल करता हूं। अब मेरी कुछ सेल्स तो है स्कूल्स को, कुछ मेरी सप्लाईज है, सेल्स या सप्लाईज अदर्स को, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को या फैक्ट्रीज को, ठीक है जी। इस पे कोई जीएसटी नहीं है, इस पे जीएसटी है। तो क्या मैं एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों टर्नओवर कर रहा हूं, तो क्या मुझे जीएसटी का इनपुट अपना रिवर्स करना पड़ेगा इन द प्रोपोर्शन ऑफ एग्जेम्प्टेड सेल्स टू टोटल सेल्स। ये एक पॉइंट दोबारा रिवाइज कराता हूं आपको। मान लीजिए मैं एक प्राइवेट लिमिटेड हूं, फॉरवर्ड चार्ज मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, मेरी स्कूल को सेल्स है एक साल में मान लीजिए 100 रुपए, और मेरी फैक्ट्रीज को सेल है 200 रुपए, 300 रुपए की मेरी टोटल सेल्स है, ठीक है जी, परफेक्ट। अब मेरा टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरे साल में मान लीजिए 50 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है भैया देखो, आपने 50 रुपए का इनपुट लिया, जिसमें से आपने 300 रुपए की सेल करी, लेकिन 300 रुपए में से 100 रुपए पे तो हमने आपसे जीएसटी लिया ही नहीं आपकी आउटपुट सर्विस के ऊपर, और 200 रुपए के ऊपर जीएसटी लिया है। तो भैया 50 इंटू 100/300 कितना हो गया, ये 3 एक कम 3 20 3 18 16 रुपए मोटा मोटी, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया 50 रुपए का टोटल इनपुट बनता है, इसमें से 16 रुपए रिवर्स कर दो, 34 रुपए का इनपुट लेना। दिस इज नोन एज एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल टर्नओवर के प्रोपोर्शन में रिवर्सल करना। ये हर उस बंदे को करना पड़ेगा जिसकी सेल्स पे पूरा जीएसटी नहीं है, जिसकी सेल्स आधी एग्जेम्प्टेड है या कुछ परसेंटेज एग्जेम्प्टेड है। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 1%, 5%, 10%, और कुछ परसेंटेज टैक्सेबल है। तो अगर दोनों तरीके की आपकी सेल्स है तो आपको प्रोपोर्शन निकाल के रिवर्सल करना पड़ेगा। ओके सर जी, ओके। चलिए जी, अब अगला पॉइंट करते हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दो तरीके से होता है बच्चों। यहां हम रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, कौन सी नोटिफिकेशन, 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, वो पैसेंजर्स लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। अब हुआ क्या, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स में क्या मैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं भैया मैं पेट्रोल टैंक खाली करके चल रहा हूं, ठीक है जी। अब रास्ते में पेट्रोल भी आपने डलवाना है, मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा, पर किलोमीटर का कोई रेट नहीं है, फ्लैट मुझे 1500 रुपए पर डे के दे देना जितने दिन के लिए मेरी गाड़ी आप लेके जा रहे हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर और एक्सक्लूडिंग ड्राइवर एज द केस में। अब फ्यूल इज नॉट इंक्लूडेड, तो गवर्नमेंट कहती है भैया देखो फ्यूल अगर इंक्लूड नहीं है ना तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा लो, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा।
रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, आरसीएम विल नॉट अप्लाई, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज नॉट इंक्लूडेड। एंड इस पे भी कुछ अलग अलग रेट हैं, 5% या 12%। अगर 12% जीएसटी लगाए सामने वाला ट्रांसपोर्टर, मतलब जिसने रेंटिंग ए कैब की सर्विस दी है, जिसने अपनी व्हीकल रेंट पे दिया है, अगर वो 12% जीएसटी लगाता है तो क्या होगा? अगर वो 12% जीएसटी लगाता है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, और उस बेचारे को अपनी गाड़ी वाड़ी का सबका इंपोर्ट मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, एनी मोटर व्हीकल, ठीक है जी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। क्या गुड्स की बात हो रही है? आंसर इज नो। हम गुड्स की बात नहीं कर रहे, गुड्स की बात हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं। वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन, जब कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड कर लिया जाएगा इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट प्रोवाइडेड टू ए बॉडी कॉर्पोरेट। भैया अगर किसी इंडिविजुअल को रेंटिंग ऑफ कैब की सर्विसेज दे रहे हो तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड को दे रहे हो तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। सप्लायर कौन होगा? सप्लायर कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज दे रहा है रेंटिंग ऑफ कैब की तो मैंडेटरी फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज नहीं है। सर ऐसा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, पेपर वाले दिन याद ही नहीं होगा कहाँ बॉडी कॉर्पोरेट है कहाँ क्या है। बच्चों इसीलिए रिवीजन जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ देना भैया, और कोई पर्सन हो हु सप्लाई सर्विसेज टू ए बॉडी कॉर्पोरेट। देखो अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज भूल जाओ, रिसिपिएंट बॉडी चार्ज होना चाहिए रिवर्स चार्ज लगने के लिए, और अगर दोनों बॉडी कॉर्पोरेट हो गए तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है जी। एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि एक तरफ सप्लायर होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और सामने होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। एंड डज नॉट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी एट द रेट 6% टू द सर्विस रिसिपिएंट, सीजीएसटी एट द रेट 6%। एक इंडिविजुअल है, उसने 12% जीएसटी लगाया, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ही नहीं, चाहे सामने बॉडी कॉर्पोरेट हो चाहे कुछ हो। अगर सामने वाला बंदा कहता है भैया देखो मैं पूरा इनपुट लेना चाहता हूं अपने खर्चों का, तो मैं 12% जीएसटी लगाऊंगा, जैसे ट्रांसपोर्टर्स का केस था, कुछ कुछ हद तक वही है। अगर मैं 12% जीएसटी पूरा लगा रहा हूं, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, बात ही खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं खुद 12% जीएसटी रेंटिंग ऑफ कैब में गाड़ी चलाता हूं, मैं 12% जीएसटी लेना चाहता हूं, सारे खर्चों का इनपुट लेना चाहता हूं, तो रिवर्स चार्ज की बात ही खत्म हो जाती है। मैं कहता हूं भैया देखो अपने से भड़क नहीं ली जाती, आई एम एन इंडिविजुअल, मेरे से भड़क नहीं ली जाती, मैं जीएसटी की कंप्लायंस नहीं कर सकता, तो भैया सामने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराएगा, और मैं कोई जीएसटी नहीं लगाऊंगा, ना मेरे को कोई इनपुट का जीएसटी का इनपुट मिलना है। रिसिपिएंट कौन होगा? एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है जी। अब यहां पे एक पॉइंट उठता है, सर हम तो इतनी टैक्सियां लेते हैं, कोई जीएसटी का इनवॉइस ही नहीं देता हमें, तो मीटर टैक्सी होती हैं, ये ऑटो वाले होते हैं, सर ये तो जीएसटी लगाते ही नहीं, ये तो कोई बिल भी नहीं देते सर। इस पे एक एग्जम्पशन है बच्चों, एग्जम्पशन भी साथ तो साथ हम कवर करते हैं। पॉइंट नंबर 6.30 पेज नंबर है, एंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय रेलवेज छोड़ दो, मेट्रो छोड़ दो, इनलैंड वाटरवेज, बट आपको फिर भी याद रखने के लिए याद रखना है कि रेलवेज इन ए क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एन एयर कंडीशन कोच अगर है तो भैया जीएसटी नहीं है, मतलब फर्स्ट क्लास पे जीएसटी लगेगा, एयर कंडीशन कोच में जीएसटी लगेगा। क्या इस पे रिवर्स चार्ज था? पोर्ट एयरपोर्ट था, क्या रेलवे था? जाके देखना बच्चों, रेलवे था कि नहीं था। रेलवेज इन ए क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एन एयर कंडीशन कोच, मतलब अगर इन फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन कोच है तो जीएसटी लगेगा। मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैमवे पे जीएसटी नहीं है, इनलैंड वाटरवेज पे जीएसटी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन ए वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया पे जीएसटी नहीं है। मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शास पे जीएसटी नहीं है, इंक्लूडिंग ई रिक्शा। भाई साहब ई रिक्शा वाले से जीएसटी का बिल ना मांगने लग जाना, कह देना भैया हम लोग को तो जीएसटी पड़ा हुआ है, उस पे एग्जम्पशन है, याद रखना।
ठीक है, नहीं तो कभी जोश जोश में बेचारे ई रिक्शा वाले से भी बिल मांगना शुरू कर दो, उसको समझा देना, समझ बेटा जीएसटी में तुझे एग्जम्पशन है, इसलिए तू जीएसटी से बचा हुआ है। ठीक है जी। हाउएवर नथिंग कंटेनिंग आइटम ई शैल अप्लाई टू सर्विसेज सप्लाइड, ये हम अभी करेंगे अगले टॉपिक में, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 अगर है। तो मीटर कैप के ऊपर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आइए अब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, अगर ये है कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड, कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट इंक्लूडेड। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट इंक्लूडेड है फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, बात ही खत्म। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, अब हम पूछेंगे सप्लायर इज पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज लगा देंगे। सप्लायर इज पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रिसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट इन टैक्सेबल टेरिटरी, बोथ आर सेटिस्फाइड, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। अगर एक भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। ठीक है जी। टैक्सेबिलिटी ऑफ ईसीओ दोस्तों हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हमने 2 पॉइंट मेजरली कवर करे, एक तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस एजेंट जो है अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं लोकल एरिया में, मतलब रूरल एरिया में, तो उनके लिए एक एग्जम्पशन है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। उसके बाद हमने किया सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर अगर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज लग गया, बात ही खत्म। ठीक है। और रिसीवर क्या लगेगा, रिसीवर क्या लगेगा उसमें, रिसीवर के लिए कोई कंडीशन थी क्या? रिसिपिएंट इज ओनली ए रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट की कंडीशन नहीं थी, कंफ्यूजन हो जाएगी सर पेपर में, तो प्लीज ध्यान रखना। रिसिपिएंट कौन है? ए रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, वो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, इंडिविजुअल हो, कुछ भी हो। अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, फिर सिक्योरिटी एजेंसी की सर्विसेज 12 तक के स्कूल के ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। इसके बाद हमने मोटर व्हीकल का करा। मोटर व्हीकल में अगर प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, अगर है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर सप्लायर 12% जीएसटी लगाना चाहे तो भैया फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, इनपुट ले लियो अपना। ठीक है जी। सर अब एक बात बताओ, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने रेंटिंग ऑफ कैब की कुछ सर्विसेज ली, रेंटिंग ऑफ कैब की सर्विसेज ली, ठीक है, रिवर्स चार्ज बना, मैंने जीएसटी जमा कराया, क्या मुझे इनपुट मिलेगा? आइए अब सेक्शन 17 खोलते हैं बच्चों। सर जी बहुत 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 चीजें घुमा देते हो। हाँ बच्चों घुमानी पड़ती है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 9.12 पेज नंबर, ठीक है जी। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग सेक्शन 16 सेक्शन 18 इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल, ये बाद में करेंगे हम। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल टू द फॉलोइंग नेमली, इनपुट किस किस का नहीं मिलेगा? फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसके अंदर आ रहा है रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, ठीक है, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स except when used for the purposes specified therein, ठीक है। मतलब कि रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स का इनपुट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो आप फ्रेश मोटर व्हीकल, आप एक बार ये देखिए, सर्विस जर्नल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मोटर व्हीकल्स का अगर है उसका भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा। ये हम बहुत अच्छे से करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको हल्का सा बताना चाहता था, रेंटिंग ऑफ कैब का इनपुट नहीं मिलता, रिवर्स चार्ज में जमा कराओगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का आप जमा कराते हो, इनपुट लेते हो, मिल जाता है, लेकिन रेंटिंग ऑफ कैब का आप रिवर्स चार्ज में जमा कराओगे और इनपुट भी नहीं मिलेगा। सर फॉरवर्ड चार्ज पे सामने वाला अगर 12% जीएसटी लगा रहे तो क्या इनपुट मिलेगा? आंसर इज नो, रेंटिंग ऑफ कैब का इनपुट नहीं मिलेगा। तो रेंटिंग ऑफ कैब में एक छोटी सी प्लानिंग हो सकती है कि आप वही रेंटिंग ऑफ कैब वाला पकड़ो जो जीएसटी नहीं लगाता और आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करा के इनपुट नहीं मिलेगा। 5%, आपका नुकसान 5% है। अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज में 12% लगा दिया तो आपका नुकसान 12% है।
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको जीएसटी का लेक्चर आज अच्छे से समझ आ गया होगा और आज हमने रिवर्स चार्ज ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का रिवर्स चार्ज रह गया है, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something.